नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में पल्लव वंश के इतिहास को डिटेल से पढ़ेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पल्लव वंश के शासक थे, शुरुआती समय में सातवाहन वंश के शासकों के अधीन सामंत के रूप में काम किया करते थे, लेकिन जब दक्कन वाला क्षेत्र में सातवाहन वंश के शासकों की सत्ता कमजोर पड़ी तो फिर इन्होंने तोंड मंडलम में अपना स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया और यहाँ से ही शासन करना शुरू कर दिया। एक लाइन आप लोग याद रखना, उत्तरी पेन्नार और उत्तरी वेलार के बीच के अवस्थित क्षेत्र को तोंड मंडलम कहा जाता है। बाद के दिनों में फिर पल्लव शासक जो थे, नागवंशी शासकों के ऊपर आक्रमण करके कांची के ऊपर अधिकार कर लिया और फिर कांची को अपना अस्थायी रूप से राजधानी बनाया था। गंग शासक, कदम शासक और चालुक्य शासक जो थे, पल्लवों के समकालीन थे। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2023 के शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था, तोंड मंडलम किसे संदर्भित करता है? कोयम्बटूर एवं सलेम के आसपास के क्षेत्र को, उत्तरी पेन्नार और उत्तरी वेलार नदियों के मध्य अवस्थित क्षेत्र को, कावेरी नदी के किनारे का क्षेत्र को, या फिर कावेरी पट्टनम के दक्षिण स्थित तटीय भूभाग को समाविष्ट किया हुआ क्षेत्र को। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अब प्रश्न ये आता है कि पल्लव वंश के बारे में जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं। तो सोढल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अवंती सुंदरी कथा। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम का मत विलास प्रहसन, इसके अतिरिक्त भारवी का कीर्तार्जुनीय, दंडिन का काव्यदर्श और 10 कुमार चरित्र, इसके अतिरिक्त तमिल ग्रंथ नंदी कलम्बकम। यहाँ से हमें पल्लवों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलता है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ लोक विभाग, यहाँ से हमें नरसिंह वर्मन प्रथम के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश, ये पल्लव शासकों की तिथि निर्धारण करने में सहायक सिद्ध होता है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राजशेखर विशाल भंजिका सही है। श्रीहर्ष नैषधीय चरित्र, ये भी सही है। महेंद्र वर्मन कविराज मार्ग, नहीं, ये गलत है। महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मत विलास प्रहसन, और जो कविराज मार्ग है ये पुस्तक लिखा गया है अमोघ वर्ष के द्वारा। शूद्रक का मृच्छकटिकम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए विकल्प की ओर तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं पल्लव वंश के शासकों के सही क्रम के विषय में। तो याद रखना, पल्लव वंश को बेसिकली हम दो हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं। एक है प्रारंभिक पल्लव यानी कि पूर्व पल्लव, और दूसरा है शाही पल्लव जिसे हम उत्तरोत्तर पल्लव कहते हैं। याद रखना, यदि हम बात करें प्रारंभिक पल्लव के विषय में तो इसके संस्थापक थे सिंह वर्मा। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना शिव स्कंद वर्मा। इसके बाद आया स्कंद वर्मा, विष्णुगोप, कुमार विष्णु प्रथम, बुध वर्मा, कुमार विष्णु द्वितीय, स्कंद वर्मा द्वितीय, सिंह वर्मा, स्कंद वर्मा तृतीय, नंदी वर्मा प्रथम, शांति वर्मा चंडदंड, और सबसे अंतिम में सिंह वर्मन। सिंह वर्मन के बाद कुछ समय के लिए पल्लव वंश की सत्ता जो है समाप्त हो जाती है, लेकिन बाद में जब सिंह वर्मन का पुत्र पुनः शक्तिशाली होता है तो फिर एक शाही पल्लव वंश का स्थापना करता है। याद रखना, इस शाही पल्लव वंश के संस्थापक का नाम है सिंह विष्णु, जो कि सिंह वर्मन का पुत्र है। यदि हम सिंह विष्णु के बाद के उत्तराधिकारियों के क्रम देखें तो सिंह विष्णु के बाद आता है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, इसके बाद दंती वर्मन, नंदी वर्मन तृतीय, इसके बाद निरुपतुंग, अपराजित, नंदी वर्मन चतुर्थ, और सबसे अंतिम में आता है कंप वर्मा। अब इन शासकों में जो सबसे महत्वपूर्ण है और जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो है शाही पल्लव। शाही पल्लव में सबसे पहले हम बात करते हैं सिंह विष्णु के विषय में। सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक
पल्लव वंश के शासक के रूप में शासन किया। यदि हम इसकी उपाधि की बात करें तो इसमें शामिल है अवनी सिंह यानी कि धरती का शेर, सिम्हा विष्णु पोटरियन और बिरुड़ा। बिरुड़ा जो है ये इसका शाही उपाधि है। याद रखना इसके समय में पल्लव वंश का जो राजधानी था वो था कांचीपुरम। कसाकुड़ी दानपत्र के अनुसार सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य और सिंहल के राजाओं को पराजित करके चोल मंडलम के ऊपर अधिकार कर लिया था और इसके विजयों के बाद जो है पल्लव साम्राज्य की दक्षिणी सीमा कावेरी नदी तक फैल गया था। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म को मानता था और इसके काल में ही मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसमें शिव विष्णु की एक मूर्ति को भी स्थापित किया गया था। शिव विष्णु के राजसभा में संस्कृत के महान कवि भारवी निवास करते थे, जिन्होंने कीर्तार्जुनी नामक महाकाव्य की रचना की। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2012 में प्रश्न पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में लिखा गया है कृतिवर्मन, सिंह विष्णु, दंतिवर्मन और विज्यालय। तो सिंह विष्णु का संबंध हो जाएगा यहाँ पर आपका कांचीपुरम से, विज्यालय का संबंध हो जाएगा आपका तंजौर से, दंतिवर्मन का संबंध हो जाएगा मान्यखेत से और कृतिवर्मन का हो जाएगा वतापी से। यानी कि ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम के विषय में। इसका समय काल है 600 से लेकर के 630 ईस्वी के बीच में। महेंद्र वर्मन प्रथम शांति और युद्ध दोनों में समान रूप से महान था। यदि हम इसकी उपाधियों की बात करें तो इसमें शामिल है मतविलास, चित्राकर पुली, ललितांकुर, चट्टाकारी, गुणभर और विचित्र चित्त। बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलता है कि पुलकेशन द्वितीय और महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच में कड़ा संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में महेंद्र वर्मन प्रथम अपनी राजधानी को बचाने में सफल रहा, लेकिन पल्लव राज्य के उत्तरी प्रांतों के ऊपर पुलकेशिन द्वितीय ने अधिकार कर लिया था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2023 के शिफ्ट 1 में पल्लव एवं पश्चिमी चालुक्यों के मध्य संघर्ष का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ है? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन प्रथम या फिर राज सिंह। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। आगे यदि हम बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने शैव संत अप्पर के प्रभाव में आकर के जैन धर्म को परित्याग कर दिया और शैव धर्म को अपना लिया था। उसने कई सारे गुहा मंदिरों का भी निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त याद रखना महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रसन नामक ग्रंथ का रचना भी किया था। विद्वान होने के साथ साथ महेंद्र वर्मन प्रथम एक संगीतज्ञ भी था। उसने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से संगीत का शिक्षा ग्रहण किया था। इसके अतिरिक्त याद रखना वह वीणा वादन में भी निपुण था। इसके बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। इसका समय काल है 630 ईस्वी से 668 ईस्वी के बीच में। अपने कुल का ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसके समय में पल्लवों की शक्ति और प्रतिष्ठा जो है चारों तरफ फैल गई थी। यदि हम नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधियों की बात करें तो इसकी 2 उपाधि अति महत्वपूर्ण है। पहला वतापी कोंड यानी कि वतापी का अपहर्ता और दूसरा महामल। अब हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम की उपलब्धियों के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बादामी के चालुक्यों के ऊपर जो इन्होंने विजय हासिल किया उसके विषय में। तो लगभग 642 ईस्वी में क्या होता है कि जब नरसिंह वर्मन प्रथम राजा बनता है उसी समय पुलकेशन द्वितीय पुनः पल्लव राज्य पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद पल्लव सैनिकों ने चालुक्यों की राजधानी बादामी को जा करके घेर लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम के सेना और पुलकेशन द्वितीय के सेना के बीच में घमासान संघर्ष होता है और इस संघर्ष में पुलकेशन द्वितीय मारा जाता है। नरसिंह वर्मन ने इस विजय के उपलक्ष्य में वतापी कोंड यानी कि वतापी का अपहर्ता का उपाधि धारण किया। इसके अतिरिक्त याद रखना पुरम अभिलेख से जानकारी मिलता है कि नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय के पीठ के ऊपर विजयाक्षर अंकित करवा दिया था। ये इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं
इसे भी आप लोग याद रखना। कसाकुड़ी दानपत्र से पता चलता है कि पल्लवों ने बादामी को आक्रांत कर उसे उसी प्रकार से ध्वस्त कर दिया जिस प्रकार से अगस्त्य मुनि ने वतापी राक्षस को मार डाला था। इसके अतिरिक्त बेलूर पालियम लेख में कहा गया है कि नरसिंह वर्मन ने वतापी विजय के बाद अपना विजय स्तंभ स्थापित किया था और इस विजय का उल्लेख बादामी में मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे एक पाषाण पर भी उत्कीर्ण किया गया है। अब हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा लंका अभियान जो किया गया उसके विषय में। तो चालुक्यों के विरुद्ध संघर्ष में लंका के राजकुमार मानवर्मा ने नरसिंह वर्मा का सहायता किया था, जिसके कारण से मानवर्मा को पुनः सिंहल की गद्दी दिलाने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना पल्लव शासक नरसिंह वर्मा ने मानवर्मा के साथ भेजा, जिसकी सहायता से मानवर्मा ने सिंहल के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मानवर्मा का प्रतिद्वंदी हथदत्त मार डाला गया और उसका सहयोगी पोथकुथ जो है भाग करके आत्महत्या कर लिया था। इस विजय की पुष्टि परोक्ष रूप से कसाकुड़ी दानपत्र से होती है, जिसमें उसकी यानी कि नरसिंह वर्मन की तुलना लंका को जीतने वाले श्री राम से किया गया है। अब हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के समय के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के विषय में। तो नरसिंह वर्मन प्रथम एक महान निर्माता और कला एवं संस्कृति का पोषक भी था। इन्होंने महाबलीपुरम मंदिर के कुछ एकास्मत रथों का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त याद रखना पल्लव शासन काल में महाबलीपुरम जो है राज्य का प्रमुख बंदरगाह भी था। उसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग पल्लवों की राजधानी कांची आया था। हेनसांग के अनुसार कांची जो है 6 मील की परिधि में स्थित था और वहां पर 100 से अधिक मठ थे, जिसमें 10,000 भिक्षु निवास करते थे। अब हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय के विषय में। इसका समय काल है 668 ईस्वी से 670 ईस्वी के बीच में। यदि हम इसके महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो कांसीकुड़ी दानपत्र के अनुसार उसने घटिका के लिए दान दिया था। घटिका बेसिकली विद्वान ब्राह्मणों की संस्था थी। महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय में चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पश्चिमी गंग सम्राट की मदद से महेंद्र वर्मन द्वितीय को पराजित किया और उसकी राजधानी कांचीपुरम के ऊपर अधिकार कर लिया, जिसके बाद कुछ समय के लिए पल्लव शक्ति जो है समाप्त हो गई। और फिर जब महेंद्र वर्मन द्वितीय का पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम शक्तिशाली राजा के रूप में उभरा तो फिर उन्होंने पुनः जो है कांची के ऊपर अधिकार कर लिया था। यदि हम परमेश्वर वर्मन प्रथम के समय काल की बात करें तो इसका शासन काल है 670 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच में। यदि हम इसकी उपाधियों की बात करें तो इसमें शामिल है विद्या विनीत, उग्रदंड, रण रसिका। परमेश्वर वर्मन प्रथम के समय में चालुक्य पल्लव संघर्ष पुनः छिड़ गया था, जिसके कारण से परमेश्वर वर्मन ने 2 सेना को तैयार किया था। एक सेना को चालुक्यों की राजधानी वातापी के राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए और दूसरी सेना को चालुक्य राजा विक्रमादित्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए। विक्रमादित्य की सेना को परमेश्वर वर्मन ने पेरुवडनलूर नामक स्थान पर बुरी तरीके से पराजित किया और वहीं इसकी दूसरी टुकड़ी की सेनाओं ने विक्रमादित्य के पुत्र और पौत्र विनयादित्य और विजयादित्य को पराजित किया था। परमेश्वर वर्मन शैव मतानुयायी था, यानी कि शैव धर्म को मानता था और इसके लिए इसे कई सारी उपाधियां भी दिया गया है, जैसे कि लोकादित्य, एकमल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन। आगे यदि हम बात करें तो उसने मामलपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसके अतिरिक्त परमेश्वर वर्मन विद्या प्रेमी भी था, जिसके कारण से उसे विद्या विनीत की उपाधि भी दी गई है। अब हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के विषय में। इसका शासन काल है 700 ईस्वी से 728 ईस्वी के बीच में। ये परमेश्वर वर्मन का पुत्र था और यदि हम इसके उपाधियों की बात करें तो इसमें शामिल है राजसिंह, शंकर भक्त और आगम प्रिय। इसके शासनकाल में चालुक्य पल्लव संघर्ष कुछ समय के लिए थम गया था। इसने कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। संस्कृत के विख्यात विद्वान दंडिन नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज्यसभा में रहा करता था। इसके अतिरिक्त याद रखना नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपना दूत मंडल चीन भी भेजा था। उसने चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टिनम में एक विहार का निर्माण करवाया था और इसके समय में समुद्री व्यापार जो है वो उन्नत अवस्था में था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद अगला शासक बनता है परमेश्वर वर्मन द्वितीय। इसका शासन काल है 728 ईस्वी से
730 ईस्वी के बीच में। इसके समय में चालुक्य पल्लव संघर्ष पुनः छिड़ गया था। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने गंगवंशी श्री पुरुष के पुत्र एरियप की सहायता से पल्लव राज्य पर आक्रमण कर दिया और पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मन द्वितीय लड़ता हुआ मारा गया था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय शिव विष्णु परंपरा का अंतिम पल्लव शासक था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कोई भी वैध उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण जब इसका मृत्यु हुआ तो पल्लव राज्य में संकट आ गया था, जिसके कारण से कांची के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदीवर्मन द्वितीय को अपना राजा चुना, जो कि हिरण्यवर्मा का पुत्र था। नंदीवर्मन द्वितीय का समय काल 730 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में है। नंदीवर्मन द्वितीय का राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों के बीच संधि हो गई, जिसके बाद नंदीवर्मन द्वितीय के साथ दंती दुर्ग की बेटी रेवा का विवाह करवा दिया गया। इसके अतिरिक्त याद रखना, नंदीवर्मन द्वितीय ने गंग शासक शिवमार यानी कि शिव पुरुष को पराजित करके उससे उग्रोदय मणि वाला जो हार था उसको छीन लिया था। नंदीवर्मन वैष्णव धर्म को मानता था और उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुट पेरुमाल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसके अतिरिक्त याद रखना, प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार जो हैं इसके समकालीन थे। नंदीवर्मन द्वितीय के बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है दंतीवर्मन। नंदीवर्मन का पुत्र था ये, जो कि उसकी पत्नी रेवा, जो कि राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग की कन्या थी, उससे जन्म लिया था। दंतीवर्मन के समय में पल्लव और राष्ट्रकूटों के बीच में संबंध जो है वो खराब हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब राष्ट्रकूट शासकों के बीच गृह युद्ध छिड़ा हुआ था तो दंतीवर्मन ने गोविंद तृतीय के विरोधियों को साथ दिया था, जिसके बाद जब गोविंद तृतीय वहां पर विजय हुआ तो उन्होंने दंतीवर्मन के विरुद्ध कार्रवाई यानी कि दंडित करने का निश्चय किया था। इसके लिए गोविंद तृतीय ने 804 ईस्वी में कांची के ऊपर आक्रमण किया और दंतीवर्मन जो है पराजित हुआ था। इस पराजय के बाद दंतीवर्मन ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय को कर देना स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त याद रखना, गोविंद तृतीय के मंत्र लेख में दंतीवर्मन को उसका महासामंताधिपति कहा गया है, यानी कि गोविंद तृतीय ने दंतीवर्मन को अपना सामंत के रूप में शासन करने के लिए बाध्य कर दिया था। दंतीवर्मन को पांड्यों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। पांड्य नरेश बरगुन प्रथम और उसके पुत्र श्रीमार ने दंतीवर्मन के ऊपर आक्रमण किया और कावेरी क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त याद रखना, दंतीवर्मन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वेलूर पालेम अभिलेख में उसे विष्णु का अवतार कहा गया है और उसके गुणों की प्रशंसा की गई है। उसने मद्रास के समीप त्रिप्लिकेन में पार्थ सारथी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त याद रखना, एक तमिल अभिलेख में दंतीवर्मन को पल्लव कुलभूषण और भारद्वाज गोत्रीय कहा गया है। अब हम बात करते हैं नंदीवर्मन तृतीय के विषय में। तो दंतीवर्मन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नंदीवर्मन तृतीय शासक बना। वह एक पराक्रमी शासक था। कई सारे अभिलेखों से जानकारी मिलता है कि उसने पांड्यों की सेना को तेलारू यानी कि कांची के आसपास का क्षेत्र था उसमें रोका और उसे कई युद्धों में पराजित किया। वेलूर पालेम लेख में उसकी इस सफलता का उल्लेख मिलता है और इसमें कहा गया है कि नंदीवर्मन तृतीय ने युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं को परास्त कर अपनी भुजाओं के बल से अपना साम्राज्य को प्राप्त किया था। नंदीवर्मन तृतीय का पांड्य प्रतिद्वंदी श्रीमार था। इसके अतिरिक्त याद रखना, तमिल रचना नंदी कलम्बकम के अनुसार नंदीवर्मन ने पलैयूर, वेलारू, नेलारू, कुरुगोंड, तेलारू, तोंडी, वेरियलूर, कुरैकोटय इन सारे युद्धों में विजय प्राप्त किया था और इन युद्धों में उसने पांड्यों के सामंतों को भी पराजित किया था। तमिल रचना नंदी कलम्बकम में उसे कावेरी द्वारा सिंचित प्रदेश का स्वामी कहा गया है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नंदीवर्मन ने अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लिया था। इसके अतिरिक्त याद रखना, गंग शासकों ने भी इसका अधीनता को स्वीकार किया था। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने अपनी कन्या शंखा का विवाह नंदीवर्मन तृतीय से करके पल्लवों के साथ मैत्री संबंध को स्थापित किया था। नंदीवर्मन तृतीय शैव धर्म को मानता था। उसने तमिल साहित्य को संरक्षण प्रदान किया और उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि
संत पेरुन देवनार निवास करता था, जिसने भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना की। इसके बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है निरुपतुंग। निरुपतुंग अपने पिता नंदीवर्मन तृतीय के समान ही शक्तिशाली राजा था, जिसने अपने साम्राज्य को अछूत बनाए रखा था। वह उदार और विद्या का प्रेमी था। बाहुर दानपत्र के अनुसार उसके राज्यकाल के 8वें वर्ष में उसके मंत्री ने एक विद्या स्थान को 3 ग्राम दान में दिया था और यहाँ पर वेद, वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्रों के अध्ययन की समुचित व्यवस्था की गई थी। निरुपतुंग के बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है अपराजित। कांची के पल्लव वंश का यह अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। 885 ईस्वी के आसपास इन्होंने गंग नरेश पृथ्वीपति और चोल नरेश आदित्य प्रथम की सहायता प्राप्त करके पांड्य वंश के शासक वर्गुन द्वितीय को श्रीपुरम्बियम के युद्ध में पराजित किया और इस युद्ध में गंग नरेश पृथ्वीपति मारा गया और साथ ही साथ यहाँ पर पांड्यों की शक्ति को भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। लेकिन पल्लव नरेश अपराजित जो है अपने विजयों को पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर सका। ऐसा इसलिए क्योंकि 903 ईस्वी के आसपास इसके मित्र चोल राजा आदित्य प्रथम ने इसकी धोखे से हत्या कर दिया और तोंडमंडलम के ऊपर अधिकार करके तोंडमंडलम का स्वामी यानी कि राजा घोषित कर लिया। अपराजित के मृत्यु के बाद जो पल्लव शासकों के नाम आता है उसमें शामिल है नंदीवर्मा चतुर्थ और कंप वर्मा। इन्होंने चोल शासक आदित्य प्रथम से तोंडमंडलम को वापस लेने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन इन प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं कर सके और अंततः वापस जो है संपूर्ण पल्लव राज्य चोलों के अधीन चला जाता है। अब हम बात करते हैं पल्लव वंश के प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। सबसे पहले हम बात करते हैं साम्राज्य विभाजन के विषय में। तो पल्लव वंश के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उसे केंद्र कहा गया है। इस केंद्र के अंतर्गत प्रांत आता है जिसे राष्ट्र कहा गया है और इसका प्रमुख को राष्ट्रीय कहा गया है। इस प्रांत के अंतर्गत कई सारे मंडल होते थे और मंडल के अंतर्गत ग्राम आता था। याद रखना, ग्राम जो है वो प्रशासन का सबसे छोटा इकाई था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप लोग याद रखना। पल्लव नरेश मंत्री परिषद की सहायता से शासन करते थे। बैंकुट पेरुमाल लेख में नंदीवर्मन की मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख विषयों पर मंत्रणा करने के लिए रहस्याधिकद नामक प्रमुख मंत्री होते थे और अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान में दिया जाता था। अब हम बात करते हैं अधिकारी वर्ग के विषय में। तो जो प्रमुख अधिकारी थे जो कि प्रशासन को चलाते थे उसमें शामिल है सेनापति। राष्ट्रिक जिले का प्रधान अधिकारी था। देशाधिकृत ये स्थानीय संरक्षक था। ग्राम भोजक ये ग्राम का मुखिया था। अमात्य ये सिविल सेवक था। आरक्षाधिकृत गौलमिक ये सैनिक चौकियों के प्रधान अधिकारी था। तैर्थिक ये तीर्थों या फिर घाटों का संरक्षक था। संचरंतक ये गुप्तचर था। अब हम बात करते हैं ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। तो ग्राम जो है वो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। ग्राम का संगठन ग्राम के यानी कि मुटक के नेतृत्व में किया जाता था और राजकीय आदेश उसी के नाम से भेजे जाते थे। आगे यदि हम बात करें तो ग्राम को भी 2 प्रकार से बांटा गया था। एक ब्रह्मदेव गांव यानी कि कर मुक्त गांव और दूसरा सामान्य गांव जिसमें कर की दर 1/6 से लेकर के 1/10 के बीच में था। ग्राम सभा की बैठक एक विशाल वृक्ष के नीचे होती थी जिसे मनरम कहा जाता था। गांव की प्रशासन की देखभाल के लिए कई स्थानीय विधानसभाएं थी जो प्रकृति में स्वायत्त थी। ये स्वायत्तशासी विधानसभाएं निम्नलिखित कार्यों में शामिल थी, जैसे कि मंदिरों का प्रबंधन करना, सिंचाई टैंकों का मरम्मत करना और दानशील कार्य करना। ये स्वायत्तशासी विधानसभाओं में सभा और ऊर सबसे महत्वपूर्ण इकाई था। सभा आमतौर पर ब्रह्मदेव ग्राम में होता था जो कि ब्राह्मणों को दिए गए गांव होता था और इसके सदस्य ब्राह्मण जाति के होते थे, जबकि ऊर में सभी जातियों के लोग शामिल होते थे। आगे यदि हम बात करें तो राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत भूमि कर था और करों के कई सारे नाम थे, जैसे कि इराई, कानम, कूची और पातम। इसके अतिरिक्त वैसे कर जो नहीं लिया जाता था वो था देवदान, अग्रहार और ब्रह्मदेव। अब हम बात करते हैं पल्लव शासकों के द्वारा जो कला एवं स्थापत्य में योगदान दिया गया है उसके विषय में। सबसे पहले हम बात करते हैं महेंद्र शैली के विषय में।
इस शैली का विकास 610 ईस्वी से 640 ईस्वी के बीच में हुआ। पल्लव वास्तुकला का प्रारंभ महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में हुआ। मडकपट लेख में महेंद्र वर्मन प्रथम दावा करता है कि उसने ईंट, लकड़ी, लोहा, चूना आदि के प्रयोग के बिना ही एक नए वास्तुशैली को जन्म दिया और ये नई शैली मंडप वास्तु की थी। इसके अतिरिक्त याद रखना, पल्लव काल में दक्षिण भारतीय स्थापत्य में 3 प्रमुख अंगों का जन्म हुआ। ये था मंडप, दूसरा है रथ और तीसरा है विशाल मंदिर। मंडप साधारणतः स्तंभ युक्त बरामदा होता है जिनके पिछली दीवारों पर कक्ष बने हुए हैं। स्तंभों के 3 भाग दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त याद रखना, आधार और शीर्ष भाग पर 2 फुट का आयत है जबकि मध्यवर्ती भाग अष्टकोणीय बना हुआ है। इस नई शैली यानी कि मंडप वास्तु के अंतर्गत कई सारे गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है तोंड मंडलम में बनाया गया मंदिर। दूसरा शैली है मामल शैली। इसका जो विकास हुआ है उसका समय काल है 640 ईस्वी से 674 ईस्वी के बीच में। इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल के काल में हुआ था। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के कलाकृतियों का निर्माण हुआ, एक मंडप और दूसरा एकास्मक मंदिर। यदि हम मंडप के विषय में बात करें तो प्रमुख मंडपों में शामिल है आदिवराह, महिषामर्दिनी, पंच पांडव और रामानुज। पंच पांडव मंडप में कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण किए जाने की आकृति उत्कीर्ण है और आदिवराह में राज परिवारों के चित्र बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त याद रखना, मामल शैली के मंडप महेंद्र शैली के विकसित रूप को दिखाता है। अब हम बात करते हैं रथ यानी कि एकास्मक मंदिर के विषय में। वास्तुकारों ने प्राकृतिक चट्टानों को काटकर जिन एकास्मक पूजा ग्रहों की रचना किया उसे रथ कहा गया है। इसके निर्माण की परंपरा नरसिंह वर्मा प्रथम के समय से प्रारंभ हुआ और इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम मंदिर में दिखाई देते हैं। यदि हम महाबलीपुरम मंदिर के कुछ प्रमुख रथों के नाम देखें तो उसमें शामिल है द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ जिसे ग्राम देवी रथ कहा गया है और वलय कुंटय रथ। इन सभी 7 रथों को सम्मिलित रूप से सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इन रथों की विशेषता के विषय में। तो यदि हम बात करें द्रौपदी रथ के विषय में तो सबसे छोटा है ये और ये सचल देवायतन है जिसका प्रयोग उत्सव और शोभा यात्रा के समय में किया जाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है पुरी का रथ। इसका आकार बेसिकली झोपड़ी के जैसा है। दूसरा गणेश रथ की अगर हम बात करें तो इसका शिखर जो है वो बेसर शैली में बनाया गया है। यदि हम बात करें धर्मराज रथ के विषय में तो इसके ऊपर पिरामिड के आकार का शिखर बनाया गया है और इसे द्रविड़ मंदिर का अग्रदूत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भीम, सहदेव और गणेश रथों का निर्माण चैत्य गुह जैसा है, जबकि पिडारी और वलयकुटे रथ का निर्माण अभी अधूरा अवस्था में है। आगे यदि हम बात करें तो मामल शैली के रथों की मूर्तिकला भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन रथों पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, जैसे कि धर्मराज पर नरसिंह वर्मा की मूर्ति अंकित है। अब हम बात करते हैं राजसिंह शैली के विषय में। तो इसका विकास 674 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में हुआ। इस शैली का प्रारंभ पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने करवाया था। इसके अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण यानी कि पत्थर, ईंट आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इस शैली के मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो शोर मंदिर जिसे तटीय शिव मंदिर भी कहा जाता है, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित शोर मंदिर पल्लव कलाकारों की अद्भुत कारीगरी का नमूना है। वहीं कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर राजसिंह शैली के चरम उत्कर्ष को दर्शाता है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह के समय में प्रारंभ हुआ और इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। याद रखना कि कैलाश मंदिर के कुछ समय के बाद ही बैंकुट पेरुमाल मंदिर का निर्माण हुआ था और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर के भीतर दीवारों के ऊपर युद्ध, राज्याभिषेक, अश्वमेध यज्ञ, नगर जीवन इन सभी चित्रों का अंकन किया गया है और मंदिर का विमान वर्गाकार और 4 तल्ले वाला है। अब हम बात करते हैं
नंदीवर्मन शैली के विषय में, तो इसका विकास 800 से लेकर के 900 ईस्वी के बीच में हुआ। इस शैली के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटे मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जैसे कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, ओरागड़म का बड़ेलीश्वर मंदिर, तिरुतने का वीरटानेश्वर मंदिर, गुड़ीमलम का परशुरामेश्वर मंदिर। इन सब मंदिरों में कांची के मंदिर नंदीवर्मन शैली के प्राचीनतम नमूने माने गए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में। तो पल्लवों की अधिकांश अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पल्लवों की राजधानी कांची विद्या का प्रमुख केंद्र था, जहां एक संस्कृत विद्यालय यानी कि घटिका था। कदम नरेश मयूर शर्मा ने यहां से ही अपना विद्या को प्राप्त किया था। पल्लव शासनकाल में महाबलीपुरम और नेगपट्टनम नौसेना के प्रमुख केंद्र थे। कांची के पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इसके अतिरिक्त याद रखना, पल्लव राजा अपना उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते थे। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए।